नमस्ते। फैक्ट यूनिवर्स में आपका स्वागत है, जहां हम केवल सार्वजनिक डोमेन में मौजूद जानकारी पर ही बात करते हैं। आज हम मिडल ईस्ट में चल रहे एक बहुत ही पेचीदा खामोश टकराव को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल, इजराइल की मोसाद और ईरान की कुद्स फोर्स के बीच का ये जो शैडो वॉर है। सही कहा। और जो पब्लिक डोमेन में जानकारी है वो बताती है कि कैसे गुप्त ऑपरेशंस, प्रॉक्सी ताकतें और साइबर हमले, इन सब ने सीरिया, इराक, लिबनान जैसे देशों पर बहुत गहरा असर डाला है। बिल्कुल, ये एक ऐसी लड़ाई है जो पर्दे के पीछे लड़ी जा रही है ज्यादातर। तो चलिए इसी को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं। शुरुआत ईरान की तरफ से करते हैं। उनकी जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है, IRGC, हाँ, उसकी एक एलीट ब्रांच है कुद्स फोर्स। स्रोत बताते हैं कि इन्होंने दशकों से इस इलाके में अपने सहयोगियों का एक बड़ा नेटवर्क बनाया है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। और दिलचस्प बात यह है कि इनकी जो स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ मिलिट्री पावर तक ही सीमित नहीं है। ये प्रॉक्सीज का बहुत इस्तेमाल करते हैं। प्रॉक्सीज मतलब ऐसे हथियारबंद गुट जो सीधे तौर पर ईरान के कंट्रोल में नहीं दिखते, लेकिन ईरान के मकसदों के लिए काम करते हैं। जैसे लेबनान में हिजबुल्ला। अच्छा, हिजबुल्ला। हाँ, इन्होंने हिजबुल्ला को ट्रेनिंग दी, हथियार दिए और उसे एक बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स बना दिया। इसी तरह इराक और सीरिया में शिया लड़ाकों को हथियार दिए। किस लिए? ताकि अमेरिकी असर का मुकाबला हो सके और सीरिया में बशर अल असद की हुकूमत बची रहे। ये सब ईरान की एक बड़ी, आप कह सकते हैं, ग्रैंड स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। एनालिस्ट्स इसे शिया क्रिसेंट भी कहते हैं। शिया क्रेसेंट मतलब तेहरान से बैरूत तक असर का एक दायरा। बिल्कुल। और जमीन पे ये कैसे दिखता है? सीरिया में जैसे यूनिट 18,000 का जिक्र है। हाँ, यूनिट 18,000 ये ईरान इराक सीरिया कॉरिडोर में हथियारों की लॉजिस्टिक संभालती थी। और इनके कमांडर मोहम्मद रेजा जाहिदी, वो तो अप्रैल 2024 में दमिश्क में मारे गए थे कथित इजरायली हमले में। हाँ, ये दिखाता है कि इजराइल अब सीधे ईरानी कमांडरों को निशाना बना रहा है। लेबनान में भी इनकी यूनिट्स हैं, जैसे यूनिट 700 और 19। ये क्या करती हैं? ये हिजबुल्लाह को लंबी दूरी की मिसाइलें, ड्रोन्स, ये सब पहुंचाती हैं, अक्सर स्मगलिंग के जरिए, पाबंदियों से बचते हुए। और इराक में भी इनके प्रॉक्सीज बहुत मजबूत हैं। कताइब हिजबुल्लाह, असाइब अहल अल हक, ये गोटा वहां के पॉलिटिकल और मिलिट्री सिस्टम में काफी गहरे घुस चुके हैं। सिर्फ लड़ाके नहीं, पॉलिटिकल पावर भी है अब। तो जाहिर है इस पूरे नेटवर्क का मुकाबला करने के लिए इजराइल भी कुछ कर रहा होगा। उनकी एजेंसी मोसाद। बिल्कुल, मोसाद। इनके ऑपरेशन तो ज्यादातर खुफिया ही रहते हैं, पर कुछ हाई प्रोफाइल मिशन सामने आए हैं। जैसे ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स की हत्याएं, ईरान के अंदर तोड़फोड़ की कार्रवाइयां, कुछ फोर्स के लोगों पर ड्रोन हमले। और ये हमले बड़े हैं हाल में। हाँ बिल्कुल, खासकर 2024 और 2025 में इजराइल ने सीरिया और लेबनान में कई बड़े ईरानी खुफिया अफसरों और मिलिट्री कमांडरों पर हवाई हमले तेज किए। 2025 के मध्य तक तो कई टॉप IRGC और कुद्स फोर्स कमांडरों की मौत की खबरें आईं। ये तो ईरान के लिए बड़ा झटका होगा। यकीनन, उनके कमांड स्ट्रक्चर के लिए ये एक बड़ा झटका था। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ जमीन पर बॉम्ब और गोलियों से नहीं लड़ी जा रही। एक और मोर्चा है जो शायद दिखता नहीं पर है बहुत खतरनाक, साइबर स्पेस। हाँ, ये बहुत ही अहम पहलू है। 2010 में स्टक्सनेट वर्म का हमला याद है? हाँ बिल्कुल, जिसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को निशाना बनाया था। सही। माना जाता है कि इसे इजरायली डिफेंस फोर्सेस की यूनिट 8200 IDF की साइबर इंटेलिजेंस विंग, हाँ वो, और अमेरिकी साइबर एजेंसियों ने मिलकर बनाया था। इसने नातान्ज में ईरान के सेंट्रीफ्यूजेस को बेकार कर दिया, उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को सालों पीछे धकेल दिया। ये पहला ऐसा साइबर हथियार था जिसने फिजिकल डैमेज किया। और जाहिर है ईरान चुप नहीं बैठा होगा। बिल्कुल नहीं। तब से साइबर वॉरफेयर बढ़ता ही गया है। माना जाता है कि ईरान समर्थित ग्रुप्स ने बदला लेने के लिए शैमून जैसे मैलवेयर इस्तेमाल किए। खाड़ी देशों में पावर ग्रेड डेटा सेंटर्स, इनको निशाना बनाया। और इस बीच इजराइल की यूनिट 8200, वो तो दुनिया की टॉप साइबर यूनिट्स में गिनी जाती है अब। NSA के लेवल की साइबर जासूसी, हमले, सिग्नल इंटेलिजेंस, सब कुछ। और अब तो वो खुफिया जानकारी जुटाने के लिए एडवांस्ड AI लैंग्वेज मॉडल्स पर भी काम कर रहे हैं। तो एक तरफ इजराइल लगातार हमले कर रहा है, कमांडरों को मार रहा है, साइबर अटैक कर रहा है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि ईरान का नेटवर्क फिर भी काफी लचीला है। तो क्या इन इजरायली हमलों का असर हो भी रहा है या नहीं? देखिए, असर तो हो रहा है। ये हमले यकीनन कुछ फोर्स के लीडरशिप को कमजोर करते हैं, सप्लाई लाइंस में दिक्कतें पैदा करते हैं। लेकिन ईरान का नेटवर्क सच में काफी रेजिलिएंट साबित हुआ है। कैसे? हिजबुल्लाह अभी भी रॉकेट जमा कर रहा है,
इराक में मिलिशिया सरकारी सिस्टम में जमे हुए हैं और ईरान भी चुप नहीं बैठा। वो अपनी स्ट्रैटेजी बदल रहा है। मतलब? जैसे अपने कमांड स्ट्रक्चर को और फैलाना, डिसेंट्रलाइज करना और जवाबी कार्रवाई के लिए साइबर और ड्रोन टेक्नोलॉजी पर और ज्यादा निर्भर होना। तो नेटवर्क कमजोर हुआ है पर खत्म नहीं। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें इस पूरे टकराव का, इस शैडो वॉर का मतलब क्या निकलता है मिडल ईस्ट के लिए? मतलब यह है कि रीजन का जो स्ट्रेटेजिक मैप है वो बदल रहा है। इजराइल अब सीरिया या ईरान के अंदर भी ईरानी ठिकानों पर हमला करने से हिचक नहीं रहा। और ईरान? तेहरान अपने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करके कई मोर्चों पर इजराइल को उलझाए रखना चाहता है। जो ट्रेडिशनल वॉरफेयर की लाइनें थीं वो अब धुंधली हो रही हैं। ऐसा लगता है कि ये जो शैडो वॉर है मोसाद और कुद्स फोर्स के बीच, यही शायद इस क्षेत्र में संघर्ष का मुख्य तरीका बन जाए। आम लोगों को तो बस नतीजा दिखता है। हाँ, जैसे दमिश्क में किसी इमारत का मलबा या तेल अवीव के आसमान में गिराया गया कोई ड्रोन। लेकिन असली कहानी तो एन्क्रिप्टेड मैसेज, छिपी हुई सुरंगों और खामोश की स्ट्रोक्स में लिखी जा रही है। वाकई एक जटिल और खतरनाक खेल। बिल्कुल। हमें सुनने के लिए धन्यवाद। अपने विचार कमेंट में साझा करें। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।